छत्रपति साहू जी महाराज वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले इस देश में, अंग्रेजी राज में, अपने यहाँ आरक्षण लागू किया विद्यालयों में। और कहते हैं कि जैसे मार्क्स के पीछे अगर एंगल्स नहीं होते तो मार्क्स दुनिया में मार्क्स नहीं होते, उनका साहित्य दुनिया में नहीं पहुंचता। उसी तरह से अगर साहू जी महाराज नहीं होते अंबेडकर के पीछे तो अंबेडकर नहीं होते। ये आप जान लीजिए। बचपन में पढ़ाई से लेकर के, स्कॉलरशिप देने से लेकर के, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का खर्चा सारा साहू जी महाराज ने ही उठाया था। उनको कोई दिक्कत नहीं थी। भगत सिंह का एक संस्मरण मशहूर है, वो अंतिम किताब पढ़ रहे थे जिसमें उन्होंने जल्लाद को रोका था कि अभी रुको, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। वो व्हाट इज टू बी डन, क्या करें, लेनिन की जो किताब है इसको पढ़ रहे थे और कुछ पन्ने बाकी थे। इस बार संविधान पर बहस थी तो उस बहस में भाग लेते हुए हमने देखा था और कहा था पार्लियामेंट में कि संविधान के प्रथम अध्याय के पेज पर जो पहली तस्वीर है वो बुद्ध की तस्वीर है। और उस पर हमने कहा था पार्लियामेंट में कि ये बुद्ध की तस्वीर की जगह हिटलर की तस्वीर लगाना चाहते हैं, जो हमें मंजूर नहीं है। अगर इनकी जिद है कि हम फासिज्म लाएंगे तो हमारी भी जिद है कि हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। हम किसी को भी बुद्ध की तस्वीर को रिप्लेस करने की इजाजत नहीं देंगे, हमारी भी जिद है। और जितनी लंबी लड़ाई चलनी है चलेगी। आपको भी यहीं रहना है। और हिंदुस्तान किसका है? यह देश बुद्ध का है, ये मगध की धरती है और यहाँ बुद्ध की चहलकदमियां रहती थी। ये इतिहास में भी हम आपसे शर्मिंदा होने की स्थिति में नहीं है। बिहार को फासिज्म को रोकना है, तानाशाही को रोकना है। बिहार के बाद बंगाल है, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश है। इसलिए बिहार से जो जागरण फैलेगा वो बंगाल में तख्ता पलट करेगा, वो उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट करेगा और देश में समाजवाद का, धर्मनिरपेक्षता का परचम फहराएगा। इसलिए बिहार बहुत महत्वपूर्ण है। एकौनी गांव के तमाम ग्रामवासियों, आसपास के आए हुए सभी नागरिक बंधुओं, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूं। और शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, और मैंने कहा आपसे आज अवतार सिंह पाश क्रांतिकारी कवि का भी शहादत का दिन है, तो इन सभी शहीदों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं, मैं श्रद्धांजलि देता हूं। दो तीन बातें और सारे वक्ताओं ने रखी हैं, भीम जी यहाँ मौजूद हैं, बातें बहुत रखी हैं, उस पर दोहराना नहीं है। कुछ बातें और रखना चाहता हूँ। अभी भगत सिंह की लड़ाई खत्म नहीं हुई। आज ऐसी ताकतें देश की गद्दी पर हैं जिनके आइडियोलॉग कहिए या पुराने संगठन कहिए, जिसकी विचारधारा पर ये चलते हैं, आरएसएस की विचारधारा पर, तो जो आज़ादी की लड़ाई में भी भागीदार नहीं थे, और आज भी वे भगत सिंह के देश को हमसे छीन लेना चाहते हैं। वो फिर से जो उस समय काम करते थे, आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, लेकिन वो मौके की तलाश में रहते थे कि कहाँ, कब, कैसे, किस गांव में दंगा छिड़े, उसमें हम भागीदारी निभाएं। और आज भी यही कोशिश में है। मैं दो बात कहना चाहता हूं। अभी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे और उन्होंने जो भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी में भेजा गया वहां से, अमेरिका से,
इस सवाल पर ट्रंप से बात नहीं की। ट्रंप छोटे छोटे राष्ट्र के अध्यक्षों को रिसीव करने अपने आए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं आए। और अभी अमेरिका ने कहा है कि भारत को हमारे माल के लिए अपना बाजार खोलना होगा। सस्ते दर पर खेती के उत्पाद उनके यहां से आएंगे और हमारे किसान मारे जाएंगे। तो यही तो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? ढाका के मलमल बनाने वालों का हाथ काट लिया जाएगा ताकि इतना बेशकीमती खूबसूरत मलमल वो न बना सकें। और बर्मिंघम की फैक्ट्रियों के, ब्रिटिश की फैक्ट्रियों का कपड़ा इस देश में चल सके, जिस पर महात्मा गांधी ने खादी आंदोलन किया। तो यही कोशिश चल रही है फिर से, और इस पर हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। और दूसरी तरफ ये ऐलान हो रहा है कि औरंगजेब ने जो उसकी जो मजार बनी है महाराष्ट्र में, हम उसको तोड़ेंगे। बाबरी मस्जिद के तर्ज पर पूरे देश में अभियान चला करके हम उसको तोड़ेंगे। तो फिर एक नफरती अभियान, फिर एक पूरा हिंसा का अभियान। और ये नाम गलत तरीके से ले रहे हैं। शिवाजी महाराज का, ये जो शाहू जी महाराज थे उनके पिताजी का, संभाजी महाराज का, तो उन लोगों के दौर में ही तो वो मस्जिदें बनी, वो मकबरा बना। उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं थी। छत्रपति शाहू जी महाराज वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले इस देश में, अंग्रेजी राज में, अपने यहाँ आरक्षण लागू किया विद्यालयों में। और कहते हैं कि जैसे मार्क्स के पीछे अगर एंगल्स नहीं होते तो मार्क्स दुनिया में मार्क्स नहीं होते, उनका साहित्य दुनिया में नहीं पहुंचता। उसी तरह से अगर साहू जी महाराज नहीं होते अंबेडकर के पीछे, तो अंबेडकर नहीं होते। ये आप जान लीजिए। बचपन में पढ़ाई से लेकर के, स्कॉलरशिप देने से लेकर के, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का खर्चा सारा साहू जी महाराज ने ही उठाया था। उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भाजपा को दिक्कत है। आज हिंदू खतरे में है औरंगजेब की मजार रहने से। मैं गया हूं खुलदाबाद, और वहां 600 पालकियां उतरी थी फकीरों की, बड़े बड़े विद्वान लोगों की, और सब एक एक करके ये संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। अयोध्या में तो मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे खोदा गया कि हिंदू मंदिर निकले बुद्ध भगवान। तो क्यों नहीं उसको स्थापित किया? उसको देश में चर्चा क्यों नहीं किया? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा षड्यंत्र, जो असली सवाल है रोजी रोटी का, महंगाई का, साम्राज्यवाद के विरोध का, उस पर ये चुप रहते हैं। उस जमाने में भी चुप थे और आज भी चुप हैं। शहीद हो रहे थे भगत सिंह। भगत सिंह का एक संस्मरण मशहूर है। वो अंतिम किताब पढ़ रहे थे जिसमें उन्होंने जल्लाद को रोका था कि अभी रुको, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। वो व्हाट इज टू बी डन, क्या करें, लेनिन की जो किताब है इसको पढ़ रहे थे और कुछ पन्ने बाकी थे। और भगत सिंह ने कहा कि रुको, अभी ये किताब खत्म करते हैं, उसके बाद चलते हैं। और किताब खत्म हुआ, उसके बाद किताब को मोड़ा, कहो कि चलो। और भगत सिंह हंसते हंसते गए, नारा लगाते हुए, और फांसी के फंदे को चूमा। उसके पहले जो वजन हुआ था उसमें उन लोगों का वजन बढ़ गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगत सिंह के इस देश को, देश की गंगा जमनी तहजीब को, वे फिर से, उस समय ब्रिटिश थे, उनके गुलाम हम थे, और अब अमेरिका के गुलाम बनाने की कोशिश चल रही है।
इसलिए वो लड़ाई आज भी जारी है। देश के किसानों को, मजदूरों को आज़ाद करने की लड़ाई जारी है। देश का किसान आंदोलन 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर चला, मैं भी उसमें था। वो तीनों कृषि कानून जो वापस किए गए थे, अभी NPFAM, न्यू पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसके तहत फिर से उन 3 कृषि कानूनों को लाया जा रहा है, भारत की खेती को विश्व बाजार के हवाले कर देने के लिए। उसमें मंडियों से लाभकारी दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस नियम में ये बात की चर्चा नहीं है। उसमें इस बात की चर्चा नहीं है कि ये PDS प्रणाली से, जन वितरण प्रणाली से गरीबों को अनाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी चर्चा नहीं है। वे पूरे तौर पर मार्केट के हवाले किसानों को भी और गरीब मजदूरों को भी कर देना चाहते हैं। तो ये क्या है? देश में किसानों को भी कर्जा में डूब करके अपनी खेती गंवानी पड़ रही है, आत्महत्या कर रहे हैं, और भूखमरी में वे गरीबी में धकेल देना चाहते हैं देश को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भगत सिंह, तुम्हारी लड़ाई आज भी जिंदा है और हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, लड़ेंगे। हमारा ये संकल्प है। पार्लियामेंट में कई मेंबरों से बात हो रही थी, हमने कहा कि अगर उनकी जिद है, इस बार संविधान पर बहस थी, तो उस बहस में भाग लेते हुए हमने देखा था और कहा था पार्लियामेंट में कि संविधान के प्रथम अध्याय के पेज पर जो पहली तस्वीर है वो बुद्ध की तस्वीर है, और उस पर हमने कहा था पार्लियामेंट में कि ये बुद्ध की तस्वीर की जगह हिटलर की तस्वीर लगाना चाहते हैं, जो हमें मंजूर नहीं है। अगर इनकी जिद है कि हम फासिज्म लाएंगे, तो हमारी भी जिद है कि हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। हम किसी को भी बुद्ध की तस्वीर को रिप्लेस करने की इजाजत नहीं देंगे, हमारी भी जिद है। और जितनी लंबी लड़ाई चलनी है चलेगी। आपको भी यहीं रहना है, और हिंदुस्तान किसका है? यह देश बुद्ध का है, ये मगध की धरती है, और यहाँ बुद्ध की चहलकदमियां रहती थी। ये इतिहास में भी हम आपसे शर्मिंदा होने की स्थिति में नहीं हैं। आप जो बहस चला रहे हैं, उस बहस में भी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भी मामले में, हम हमेशा प्रगतिशील राष्ट्रवाद के पक्ष में रहे हैं। हम हमेशा समाज के गरीब के पक्ष में रहे हैं। हम हमेशा इस देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसके पक्ष में रहे हैं। हम हमेशा प्रेम बांटते रहे। अभी होली बीती है, ईद आने वाली है और उसकी शुभकामना है। आप बांटिए नफरत, हम तो प्रेम का एकदम अलख जगाएंगे, प्रेम बांटते चलेंगे। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। और आप सभ्यता में भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर एक टकराव पैदा करना चाहते हैं। और बाबा साहब ने लिखा संविधान में कि हमारा संविधान लिंग, जाति और भाषा के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता। और अंतिम बात हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि मिडाइवल पीरियड में, इतिहास का जो मध्यकाल है, उसमें तलवारों के जोर से राज्य का विस्तार होता था। एक राजा दूसरे राजा को पराजित करके अपने राज्य का विस्तार करता था। इसीलिए तो जब भारत आजाद हुआ तो हुआ कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब इनके वोट से प्रतिनिधि चुने जाएंगे, और जो पटना में बैठेंगे उसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, और जो दिल्ली में बैठेंगे उनका मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मुख्य होगा। वही देश पर राज चला है। अब तलवार के जोर से राज्य का विस्तार नहीं होगा, अब जनता मालिक होगी। अब एक राजा दूसरे राजा पर हमला करके अपने राज्य का विस्तार नहीं करेगा। यही तो फर्क हुआ। तो फिर इतिहास का बदला लेने के लिए तो लड़िए ना। दलित का मूछ रखने के लिए हत्या कर दीजिए, घोड़ी पर चढ़ने के लिए हत्या कर दीजिए, मुसलमान को मार दीजिए, भाषा के सवाल पर तमिल और बिहारी का झगड़ा करवा दीजिए, तो करते रहिए। इस देश ये विविधताओं से भरा हुआ देश है, फुर्सत मिलेगा कभी?
जाति जाति में दंगा करवाइए, धर्म के आधार पर करवाइए, भाषा के आधार पर करवाइए, गुजराती और बिहारी में लड़वाइए, तो ये कितना दिन चलेगा? ये नहीं चलने वाला। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दो रास्तों की लड़ाई है। एक तरफ आम मजदूर किसान नौजवान जो अपने रोजगार के लिए तरस रहे हैं, और मोदी सरकार सरकारी नौकरियों को धीरे धीरे छीन रही है। तो ये दो रास्तों की लड़ाई है। एक तरफ हमने इंडिया गठबंधन से जब लड़ रहे थे हम लोग, तो डिक्लेयर किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो एमएसपी किसानों का देंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी तो इस 15 अगस्त से जो बीत गया, 30 लाख जो खाली पद हैं केंद्र सरकार की नौकरियों में, उसको भरा जाएगा। और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की सरकार है जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते हैं कि पकौड़ा बेच के रोजगार करिए या टेम्पो चला के, ये आपका काम है। तो ये दो रास्तों की लड़ाई है देश में, ये मजाक नहीं है। और बिहार का चुनाव एक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार को फासिज्म को रोकना है, तानाशाही को रोकना है। बिहार के बाद बंगाल है, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश है। इसलिए बिहार से जो जागरण फैलेगा वो बंगाल में तख्ता पलट करेगा, वो उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट करेगा, और देश में समाजवाद का, धर्मनिरपेक्षता का परचम फहराएगा। इसलिए बिहार बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार का इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें बहुत छोटी मोटी बातें उनको किनारे रखिए, लेकिन अभी कुछ बड़े सवाल हैं, देश के बड़े भविष्य का फैसला होना है। आज हम इस देश के सबसे बड़े शहीद के स्मारक के पास खड़े हैं और हम उनका संकल्प दिवस मना रहे हैं, शहादत दिवस मना रहे हैं। तो आज ये संकल्प लेना होगा कि आने वाले दिनों में बिहार अगर हम जीत लिए तो समझ लीजिए कि आधी लड़ाई हिंदुस्तान की फतह होगी एकदम। बिहार बुद्ध की धरती है, बदलाव की धरती है, और यहाँ का संदेश हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता है। मैं अपनी तरफ से सभी अतिथियों का, जो पूरे काराकाट क्षेत्र से, नवादा से कुछ साथी अभी आए थे, तो इतने दूर दूर से लोग आए हुए हैं, सबका अपने क्योंकि मैं एकौनी का ग्रामीण भी हूँ, तो इस नाते आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम भी कहेंगे कि खाना खा के ही जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नमस्कार। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।